लेकिन आज हम उसी के एक्सेप्शंस पढ़ने वाले हैं। मतलब अभी तक हमने पढ़ा कि डिपेंडेंट फॉल्ट करेगा तो डिपेंडेंट को टॉर्ट के अंदर लायबल माना जाएगा। आज हम क्या पढ़ेंगे, डिपेंडेंट फॉल्ट कर भी नहीं रहा है, एक्सेप्शन का तो यही मतलब हुआ that even there is no fault on the part of the dependent, still the dependent will be held liable, उसी को एक्सेप्शन बोलेंगे। और इसी रीजन से जब हम टॉर्ट के अंदर लाइबिलिटी की बात करते हैं, सो टॉर्ट ने लाइबिलिटी को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। एक होती है फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि बिना फॉल्ट के, बिना रॉन्गफुल एक्ट के कोई लाइबिलिटी नहीं हो सकती, दैट इज द जनरल रूल। सो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी इज द जनरल रूल that as an essential element of any tort what is required a fault का मतलब होता है wrongful act, किसी भी चीज को fault का मतलब क्या होता है, गलत, yes or no, मतलब fault is the wrongful act which is done by the defendant, जो जनरल रूल है, क्योंकि इसके बिना कोई इंजूरिया डैमनम हो ही नहीं सकता। बट एज एन एक्सेप्शन there is another type of liability also under law of tort which is known as no fault liability। अब जब fault based liability जनरल रूल है तो no fault liability क्या हुआ, एक्सेप्शन हुआ। और no fault इसके नाम से ही हमें समझ आ रहा है that even though there is no fault, no wrongful act on the part of the defendant, डिफेंडेंट का कोई गलत एक्ट नहीं है, डिफेंडेंट ने कोई ब्रीच नहीं किया, डिफेंडेंट ने कोई फॉल्ट नहीं किया, स्टिल द डिफेंडेंट इज हेल्ड लायबल। दैट मीन्स क्या मैं इसको ये बोल सकती हूं कि यहां पे तो डिफेंडेंट लायबल तभी होगा जब वो गलती करेगा, लेकिन यहां पे बिना गलती करे डिफेंडेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। दैट मीन्स हियर द लॉ इज सो स्ट्रिक्ट दैट इवन दो देयर इज नो फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट, स्टिल द डिफेंडेंट इज बीइंग हेल्ड लायबल। डिफेंडेंट के पार्ट पे तो कोई फॉल्ट भी नहीं है, लेकिन लॉ इसके अगेंस्ट इतना स्ट्रिक्ट है that law says we do not care about the wrongful act, the defendant will still be liable। और इसी स्ट्रिक्ट रूल की वजह से नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अगर आपको याद हो बीएनएस में भी पढ़ा जाता है, बीएनएस में आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी किसको बोलते हो, वेरिन मेंस रिया नहीं होता। जनरल रूल बीएनएस में क्या होता है, ये एक्सेप्शन है, बीएनएस में भी एक्सेप्शन है, यहां भी एक्सेप्शन है। बीएनएस में जनरल रूल क्या होता है, एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंसिट रिया, दैट मींस एक्टस रियस प्लस मेंस रिया इज इक्वल्स टू एन ऑफेंस। ओनली एक्टस रियस नो ऑफेंस, only mens rea no offense, they have to come along with each other, only then it will be an offense। but उसी का तो एक्सेप्शन है strict liability। strict liability में हम कुछ ऐसे offenses पढ़ते हैं जहां पे even though there was no mens rea, only actus reus, still law is so strict, law ने बोला है कोई बात नहीं, वो फिर भी offenses हैं। for example kidnapping, kidnapping is an offense जहां पे law has defined kidnapping in the sense wherein no mens rea is required, only taking of the child, enticing the child out of the keeping of the lawful guardian without the consent of the guardian is kidnapping। प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि इल विल से, मैलिस से इंटेंशनली किडनैप किया गया है। किडनैपिंग इज एन ऑफेंस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अंडर बीएनएस। वैसे ही यहां पे भी हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं और यहां पे भी ये एक्सेप्शन है, मतलब यहां पे भी
इस प्रिंसिपल के अंडर हम एक डिपेंडेंट को टॉर्टियसली लाइबल करेंगे इवन दो ही हैज नॉट डन एनी रॉन्गफुल एक्ट। वहां मेंजरिया इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बोला जा रहा है। यहां पे मेंजरिया तो होता नहीं है, लेकिन रॉन्गफुल एक्ट तो होना चाहिए एज अ जनरल रूल। लेकिन कई बार कई सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पे द लॉ इज सो स्ट्रिक्ट that in that situation law will not wait for the wrongful act। law बोलेंगे कि बिना wrongful act के ही the dependent will be strictly liable। इसीलिए उसको बोला जाता है द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो एक तो टाइप ऑफ नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी क्या हुआ, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, और दूसरा टाइप ऑफ नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी को बोला जाता है स्ट्रिक्टर देन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इसको नाम क्या दिया है, स्ट्रिक्टर देन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। मतलब एक तो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और दूसरा स्ट्रिक्ट से भी स्ट्रिक्ट। यही मतलब हुआ। एक को हमने बोला स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विच मीन्स even though there is no fault on the part of the defendant, still the defendant will be held strictly tortiously liable, that is strict liability। लेकिन जो liability strict liability से भी ज्यादा strict है, जहां पे हम डिपेंडेंट को एक भी मौका नहीं देंगे अपने आप को डिफेंड करने का, वो लाइबिलिटी इवन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी, जिसको आप क्या बोलते हो, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। उसी को हम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी भी बोलते हैं, उसके नाम से ही समझ आ रहा है एब्सोल्यूट। दैट मीन्स irrespective of any other fact the defendant will be absolutely liable। strict तो है ही, लेकिन stricter than strict है। that means इसमें तो absolute liability होगी, 1% भी आपको डिफेंस नहीं दिया जाएगा। और इसी रीजन से जैसे फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी होती है, वैसे ही नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी भी होती है। हमने अभी तक जो एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट पढ़े वो सब फॉल्ट बेस्ड हैं। इसके अलावा हम आगे जाके न्यूसेंस पढ़ेंगे, नेग्लिजेंस पढ़ेंगे, डेफमेशन, कॉन्स्पिरेसी। क्या लगता है ये सब कौन से वाले में आएंगे, फॉल्ट बेस्ड में आएंगे। न्यूसेंस, न्यूसेंस का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ इंटरफेरेंस इनटू अनदर्स राइट ऑफ क्वाइट पोजेशन। तो आप एक्ट कर रहे हो तभी तो हो रहा है। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब होता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर, एक्ट से हो रहा है। That means negligence, nuisance, conspiracy, conspiracy का मतलब होता है agreement to do something unlawful, yes or no। तो एक्ट किया जा रहा है। मतलब जितने भी स्पेसिफिक टॉर्ट हम पढ़ेंगे all of them are fault based, क्योंकि वो सब जनरल टॉर्ट्स हैं। बट उनके अलावा कई बार डिपेंडेंट कुछ ऐसे एक्ट कर देता है जहां पे भले ही उसका एक्ट रॉन्गफुल नहीं है, that means he is not at fault, his act is not wrongful, is not faulty, but still as an exception no fault liability में या तो वो strict liability में liable हो जाता है, या तो वो stricter than strict liability, that is absolute liability के अंडर liable हो जाता है। General rule is this, these are only the exceptions to the general rule। ये सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में होंगे, अदरवाइज जितने जनरल टॉर्ट हम पढ़ते हैं वो सब इधर आएंगे, क्योंकि वहां पे हर जगह पे सम एक्ट इज बीइंग रिक्वायर्ड। चाहे आप डेफमेशन की बात करो, डेफमेशन में भी डिपेंडेंट पब्लिशेस द डेफेमेटरी कंटेंट, तो पब्लिकेशन इज एन एक्ट, यस और नो। सो बेसिकली हम जो पढ़ेंगे वो फॉल्ट बेस्ड है, लेकिन हमें साथ साथ में नो फॉल्ट बेस्ड में क्या क्या आएगा वो भी तो पता होना चाहिए। और उसमें हम बाइफिकेट करके पढ़ेंगे बिटवीन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड स्ट्रिक्टर देन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। अब देखो, जब ये बाइफिकेशन किया गया कि भाई एक तो होती है फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी और दूसरी होती है नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी, जब ये बाइफिकेशन किया गया था तब स्ट्रिक्ट और स्ट्रिक्टर देन स्ट्रिक्ट ही इनको नाम दिया गया था। बट आफ्टरवर्ड्स
in Bhopal gas tragedy case, stricter than strict liability को क्या बोला गया? Absolute liability. So this name absolute liability वो पहले से नहीं था. Initially when this bifurcation was made कि no fault liability नाम की भी एक liability होगी और उसके अंदर भी दो टाइप की liability होगी, एक होगी strict और एक होगी stricter than strict. तब हमने उसको stricter than strict बोला. But afterwards in MC Mehta case, that is Bhopal gas tragedy case, stricter than strict liability was considered as an absolute liability and the principle of absolute liability was evolved and applied in India. समझ आ रहा है? वो प्रोपाउंड पहले हो चुका था लेकिन उसको हम पहले stricter than strict liability बोलते थे, उसको absolute के फॉर्म में इवॉल्व किया गया अंडर दी भोपाल गैस केस. क्लियर है ये? तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो कहां से आया? ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो अब हम स्टार्ट करेंगे, व्हाई, व्हाट इज द ओरिजिन पता होना चाहिए. सो द ओरिजिन इज, इट इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल. द जनरल रूल इज ओनली फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी अनलेस देयर इज अ रॉन्गफुल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द डिपेंडेंट, ही विल नॉट बी हेल्ड टॉर्टियसली लायबल. होगा तो अपने कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तो एक्ट तो करना ही पड़ेगा. बट there is always the exception to the general rule, and as an exception we have strict liability and absolute liability. That means ये वो specific cases हैं जहां पे even without the fault or wrongful act on the part of the defendant is still liable. अब इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम strict liability. जैसे जब आप BNS पढ़ते हो वहां पे भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पढ़ा जाता है, और वहां पे अगर आप लोगों ने बीएनएस पढ़ा है मुझसे या आपने आईपीसी भी पढ़ा होगा, वहां पे भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा. अगर आपको याद हो, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जब आप पढ़ते हो बीएनएस में, वहां पे उसकी पॉलिसी पढ़ी जाती है. क्या किसी भी रैंडम ऑफेंस को हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का ऑफेंस बोल सकते हैं क्या? कल को अगर मैं चाहूं तो क्या मर्डर को स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का ऑफेंस बनाया जा सकता है? Yes or no? No. तो कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए. That why public nuisance, kidnapping, etc. These offenses are considered as the offenses of strict liability and not all the offenses. इसके अलावा आप theft की बात करो, extortion की बात करो, culpable homicide, murder, hurt, grievous hurt, सब में mens rea की requirement होती है. But only a few exceptions are there. Public nuisance है, kidnapping है, sexual offenses है, all right, yes, dowry death है, all right, sexual offenses हो गए, dowry death हो गया. इसके अलावा kidnapping, public nuisance and the other laws. पॉक्सो में आप कितने सारे provisions पढ़ते हो जहां पे only act has been defined but no mens rea is defined, only act is punishable. Yes or no? इन्हीं सबको तो हम strict liability बोलते हैं ना. क्या लगता है क्या क्राइटेरिया होता है ये डिसाइड करने का? लेजिस्लेचर हैज डिसाइडेड. यस और नो? तो लेजिस्लेचर का कोई तो क्राइटेरिया होता ही होगा कि इनको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बना देते हैं और इनको जनरल ऑफेंसेस बना देते हैं. मतलब इसमें मेंस रिया नहीं भी है तो भी इसके लिए पनिशमेंट दे देते हैं, और इसमें पनिशमेंट तभी देंगे जब मेंस रिया प्रूव होगी. कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए. व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड? What is the criteria to decide what will fall under strict liability? मैं पहले BNS की बात कर रही हूं, फिर उसी को हम यहां अप्लाई करेंगे. क्या लगता है? The impact, yes, the offense is grave. The impact upon the society in general. Yes or no? क्योंकि चाहे आप strict liability की बात करो, चाहे आप general defenses की, general exceptions की बात करो, सब societal impact के अकॉर्डिंग होता है. Why? Because जब आप BNS पढ़ते हो, BNS is what? BNS is a public law. Yes or no? It is a public law. It is basically a wrong done towards the society at large. यही तो डिफरेंस होता है क्राइम और सिविल रॉन्ग में. Being a public law, हमें क्या देखना पड़ेगा कि उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे कितना है. अब अगर बात की जाए पब्लिक न्यूसेंस या किडनैपिंग की, ये सिर्फ ऑफेंसेस नहीं है, इनका इम्पैक्ट सोसाइटी पे एज कंपेयर टू द अदर ऑफेंसेस ज्यादा ग्रेव है.
अब इसमें अगर हम मेंसरिया की रिक्वायरमेंट रख दें एंड बाय चांस द स्टेट द प्रोसिक्यूशन कुड नॉट प्रूव द मेंसरिया, तो अक्यूज विल एस्केप फ्रॉम द लाइबिलिटी जस्ट बिकॉज द मेंसरिया वाज नॉट प्रूव्ड, यस और नो। लेकिन हम उसको एस्केप होने नहीं दे सकते हैं, व्हाई? बिकॉज ये वो ऑफेंसेस हैं जिनका सोसाइटी पे इंपैक्ट इज वेरी ग्रेव। देखो, सोसाइटी पे इंपैक्ट तो हर ऑफेंस का होता है, लेकिन कुछ ऑफेंसेस का इंपैक्ट सोसाइटी पे इतना होता है, कुछ ऑफेंसेस का इंपैक्ट सोसाइटी पे इतना होता है, कुछ का इंपैक्ट इतना ग्रेव होता है कि वहां हम मेंस रिया की रिक्वायरमेंट को भी इग्नोर कर देते हैं, कि यहां पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हैं कि अगर मेंस रिया नहीं भी है तो भी द अक्यूज्ड कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द लाइबिलिटी, द अक्यूज्ड विल स्टिल बी हेल्ड कन्विक्टेड फॉर दैट ऑफेंस। उसी को बोला जाता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस। जैसे आप वहां पे पढ़ते हो जनरल एक्सेप्शंस, general exceptions, the act done by a child, the act done by an intoxicated person, offense committed by an insane person, वहां पे भी तो सोसाइटल इंपैक्ट की ही बात की जाती है कि उन सब सिचुएशंस में द सोसाइटी शोज अ सेंस ऑफ फॉरगिवनेस, क्योंकि एक बच्चे ने किया है, एक इंसेन पर्सन ने किया है, एक इंटॉक्सिकेटेड पर्सन ने किया है, सिचुएशन ऑफ नेसेसिटी थी, सो सोसाइटी विल हैव अ सेंस ऑफ फॉरगिवनेस। लेकिन जहां पे सोसाइटी को स्ट्रिक्ट होना है कि देखो जहां पे सोसाइटी को फॉरगिव करना है, सोसाइटी फॉरगिव भी कर रही है, जैसे जनरल एक्सेप्शंस में कंप्लीट इम्यूनिटी इज गिवन, बट जहां पे सोसाइटी को लगेगा कि यहां पे इंपैक्ट तो है और वो भी बहुत ग्रेव इंपैक्ट है, वहां पे सोसाइटी स्ट्रिक्ट भी तो होती है, जो हम बीएनएस में देखते हैं कि ऑफेंसेस स्ट्रिक्ट भी हैं और कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जहां पे कंप्लीट इम्यूनिटी दी गई है इवन दो द एक्ट हैज बीन डन। सेम रूल टॉर्ट में भी तो अप्लाई होगा, बिकॉज अल्टीमेटली टॉर्ट इज ऑल्सो अ राइट इन रेम, यस और नो। रेमेडी इन पर्सोनम होती है बट राइट तो इन रेम है। अगर एक पर्सन का राइट वायलेट हुआ है तो उसका राइट किसी एक पर्सन के टुवर्ड्स नहीं था, पूरे सोसाइटी एट लार्ज के टुवर्ड्स था। सो द राइट इज इन रेम, इसीलिए यहां पे भी वी हैव टू कंसिडर और वी हैव टू टेक द सोसाइटल इंपैक्ट इनटू कंसिडरेशन। लेकिन यहां पे सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट हो रहा है वो थोड़ा अलग है। वहां पे बीएनएस में हम डिसाइड करने के लिए कि ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होगा या नहीं होगा, उसमें हम देखते हैं इस एक्ट का सोसाइटी के अगेंस्ट, सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट क्या इंपैक्ट हो रहा है वो देखा जाता है। यहां पे स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, कि क्यों इन एक्ट्स को हमने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल के अंदर रखा है, जहां पे क्लियरली समझ आ रहा है कि डिपेंडेंट ने अपनी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं किया है, स्टिल उसको बोला जा रहा है कि वो स्ट्रिक्टली लाइबल होगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। बिकॉज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में हम ऐसे केसेस पढ़ेंगे जहां पे भले ही डिपेंडेंट ने कोई रॉन्गफुल एक्ट नहीं किया है, बट डिपेंडेंट ने सोसाइटी में एक रिस्क इंट्रोड्यूस किया। डिपेंडेंट ने सोसाइटी में एक रिस्क इंट्रोड्यूस किया है। जैसे अभी राइलैंड वर्सेस फ्लेचर पढ़ेंगे जिसमें आपने सुना होगा डेंजरस थिंग एस्केप्स एंड कॉजेस डैमेज। तो वो डेंजरस थिंग क्या है? रिस्की तो है ना। जब मैं बीइंग द डिपेंडेंट, भले ही मैंने कोई रॉन्गफुल एक्ट नहीं किया है, लेकिन अगर उस डेंजरस थिंग को मैं अपने घर पे लेकर आई और बाद में मेरी गलती के बिना वो डेंजरस थिंग मेरे घर से फॉर एग्जाम्पल एस्केप होके नेबर के घर पे चली गई और उसने वहां जाके कोई भी लॉस कॉज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा एनिमल मैं अपने घर पे एज अ पेट ले आई जो कि एक वाइल्ड एनिमल है, फॉर एग्जाम्पल अ टाइगर। वाइल्ड एनिमल है, यस और नो, डोमेस्टिक पर्पस के लिए नहीं होता। एंड आई ब्रॉट 2 टाइगर्स एज पेट, कि अब तो मैं इनको पेट बनाऊंगी। वन डे मेरी नेग्लिजेंस नहीं थी, आई वॉज केयरफुल इन कीपिंग देम, किसी भी और रीजन से, विदाउट माई फॉल्ट, कोई भी और इंडिपेंडेंट रीजन बट नॉट माई फॉल्ट। उस इंडिपेंडेंट रीजन की वजह से एक दिन वो दोनों टाइगर घर से निकले और मेरे नेबर के घर में गए। मेरे नेबर के घर में वो उसके पास भी पेट था, अ वेरी क्यूट डॉग। वो तो फिर गया।
Now what happened? The loss has been caused. The loss is caused due to the act of escaping of that tiger. Yes or no? But क्या वो escape मेरे fault की वजह से था, मेरे negligence की वजह से था? No, but still I will be held liable. Even though मेरा कोई fault नहीं था, अगर मेरा negligence होता तो वो तो fault based में आ जाएगा ना. That I was negligent, I breached my duty to be careful towards that thing. तो वो तो fault based में आ जाएगा. Fault based तो छोड़ो, अगर कोई fault भी नहीं था, just because I have introduced the risk to the society, टाइगर घर पे लेकर आके मैंने क्या किया है, मैंने सोसाइटी में एक रिस्क इंट्रोड्यूस किया है. यस और नो? और जब मैंने सोसाइटी में एक रिस्क इंट्रोड्यूस किया है तो उस रिस्क की वजह से जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए ओनली आई विल बी आंसरेबल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेदर आई वाज नेग्लिजेंट और नॉट. मैं नेग्लिजेंट थी या नहीं थी उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता ना. अगर मैं वो रिस्की, वो डेंजरस थिंग अपने प्रॉपर्टी पे लाती ही नहीं तो वो एस्केप नहीं होती. वो एस्केप नहीं होती तो डैमेज नहीं होता. सो व्हाट इज द एसेंस हियर? द एसेंस इज नॉट द फॉल्ट. द एसेंस हियर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ रिस्क टू द सोसाइटी. आप उस रिस्क के टुवर्ड्स नेग्लिजेंट नहीं थे. आपने अपनी तरफ से जो हो सकता था वो किया. मैंने केज बनवाया, सब कुछ किया. बट ड्यू टू सम अदर इंडिपेंडेंट फैक्टर कोई और आया और वो केज खोल के चला गया. फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक्ट नहीं है, आई वॉज नॉट नेग्लिजेंट, मैंने अपनी ड्यूटी टू बी केयरफुल बहुत अच्छे से फुलफिल की, बट स्टिल आई विल बी हेल्ड लायबल इवन दो मेरा कोई फॉल्ट नहीं है. द रीजन इज, भले ही मैंने नेग्लिजेंस का एक्ट नहीं किया है, बट आई हैव सर्टेनली डन एन एक्ट, द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दैट रिस्क और दैट डेंजरस थिंग टू द सोसाइटी. इसीलिए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यहां पे भी, कि कौन सा एक्ट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आएगा और कौन सा एक्ट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में नहीं आएगा, उसमें भी अल्टीमेटली हम सोसाइटल इंपैक्ट ही तो देख रहे हैं कि क्या आपने सोसाइटी के टुवर्ड्स कोई रिस्क इंट्रोड्यूस किया है या नहीं किया है. अगर किया है फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके टुवर्ड्स केयरलेस थे, केयरफुल थे, नेग्लिजेंट थे, व्हाटएवर, अगर आप लेकर आए हो तो आपकी जिम्मेदारी है. लेकिन अगर सोसाइटी के अगेंस्ट मैं कोई रिस्की चीज नहीं लेके आई हूं, then I will not be held strictly liable. Because strict liability, चाहे आप BNS में बात करो, चाहे आप टॉर्ट में बात करो, it is always decided according to the societal impact. वहां हम सोसाइटी पे इंपैक्ट देखते हैं, यहां हम इंट्रोडक्शन ऑफ द रिस्क टू द सोसाइटी देखते हैं. बिकॉज इट इज द डिपेंडेंट ओनली हु हैज इंट्रोड्यूस्ड दैट रिस्क और दैट डेंजरस थिंग टू द सोसाइटी. भाई कोई भी पर्सन अगर कोई डेंजरस थिंग अपनी सोसाइटी पे लेके आ रहा है, अपने प्रेमाइसेस पे लेके आ रहा है, मतलब सोसाइटी के टुवर्ड्स उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो वो अपनी रिस्क पे ही तो रखेगा ना. फिर चाहे उसमें आपकी गलती थी या नहीं थी, लेकर तो आप ही आए. उस चीज को आपने ही सोसाइटी में एक्सपोज किया है. जब आपने उसको सोसाइटी में एक्सपोज किया है, देन यू विल बी आंसरेबल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच आर रिजल्टिंग फ्रॉम दैट डेंजरस थिंग. इसको बोला जाता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. समझ आ रहा है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या आएगा? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में वो एक्ट्स आएंगे जहां पे डेफिनेटली डिपेंडेंट का कोई फॉल्ट नहीं है. क्योंकि अगर फॉल्ट ही है डिपेंडेंट का, फिर हम स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट नहीं देखेंगे, फिर तो इधर आ जाएगा ना इस कैटेगरी में कि भाई स्ट्रिक्ट के अंदर आएगा या एब्सोल्यूट के अंदर आएगा. वो तो तभी होगा व्हेन देयर इज नो फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट. strict liability में there is no fault on the part of the defendant, but the scene here is that the defendant has introduced or exposed some risk to the society. वो अपने premises, अपने land पे कोई ऐसी चीज ले आया है which is risky, which may cause danger to the society. लेकर तो वही आया है. So irrespective of his fault, he will be strictly liable. Why? Because the society is in danger and ultimately the societal interest is utmost. Yes or no?
सोसाइटी को आपने डेंजर कॉज किया है, तो जैसे वहां स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होता है, यहां भी तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होगा। क्लियर है ये? अब ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो प्रिंसिपल है, इट इज बेसिकली, आपको पता है, इट वाज इवॉल्व्ड इन द केस ऑफ राइलैंड वर्सेस फ्लेचर। अब इसमें क्या होता है, दीज आर टू लैंड्स, ये वाला प्लेंटिफ का लैंड है एंड ये वाला डिफेंडेंट का लैंड है। डिफेंडेंट अपने लैंड पे एक रिजर्वॉयर बना रहा था। व्हाट इज रिजर्वॉयर? रिजर्वॉयर मतलब, हाँ, उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ, काइंड ऑफ, बेसिकली इट इज अ स्टोरेज, वाटर स्टोरेज, एन अरेंजमेंट विच इज मेड फॉर वाटर स्टोरेज। तो वाटर स्टोरेज के बहुत टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स होते हैं, जिसमें टैंक होता है, एक होता है रिजर्वॉयर, लार्ज क्वांटिटी में होता है व्हेन वी कंपेयर इट विद द टैंक। ऑल राइट, सो रिजर्वॉयर, जैसे मैंने अभी बताया, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। टैंक में तो फिर भी थोड़ा लिमिटेड होता है, बिकॉज टैंक हैज अ कैपेसिटी। बट जब बात आती है रिजर्वॉयर की, मतलब डेफिनेटली लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। वो एक रिजर्वॉयर बनवा रहा था, और वो रिजर्वॉयर बनाने के लिए उसने एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया था, द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। द कॉन्ट्रैक्टर वॉज कंस्ट्रक्टिंग द रिजर्वॉयर, और कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्टर को पता लगा कि डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के लैंड को कनेक्ट करते हुए अंडरग्राउंड देयर इज अ शाफ्ट। शाफ्ट क्या होता है? पैसेज। इट इज अ पैसेज। ऑल राइट, जनरली आप लोगों ने देखा होगा, फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में शाफ्ट होती है। ऑल राइट, दैट इज बेसिकली फॉर वेंटिलेशन, पैसेज के लिए होती है। तो यहां पे देयर वाज अ शाफ्ट अंडरग्राउंड which was kind of connecting the land of defendant with the land of plaintiff। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने ये बात डिफेंडेंट को नहीं बताई कि अंडरग्राउंड एक शाफ्ट है जो आपके लैंड से होती हुई प्लेंटिफ के लैंड पे जा रही है। और उसने ये बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि जब उसने नोटिस किया कि एक शाफ्ट है, उसने ये भी नोटिस किया कि ये शाफ्ट हार्मफुल नहीं होएगी। क्यों? बिकॉज इट इज फुल्ली फिल्ड विथ सॉइल, मतलब ब्लॉक्ड है। पैसेज होता है, पैसेज इज जनरली खाली, यस और नो। बट उसने नोटिस किया कि वो जो शाफ्ट है बीच में उन दोनों के, वो पूरी अर्थ से फिल्ड है, सॉइल से फिल्ड है, सो इट इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड। सो उस टाइम उसको लगा कि इट इज नॉट हार्मफुल, तो उसने वो बात कंसिडर नहीं की और डिपेंडेंट को भी कम्युनिकेट नहीं की। एंड अकॉर्डिंगली उसने रिजर्वॉयर बिल्ड कर दिया डिफेंडेंट के लैंड पे। एक दिन जब ये रिजर्वॉयर फिल हुआ और एक्सेस फिल हुआ, तो वाटर प्रेशर की वजह से ये शाफ्ट जो कि ब्लॉक्ड थी, पूरी सॉइल से भरी हुई थी, पानी का प्रेशर तो अपने आप कभी भी आ सकता है, पानी के प्रेशर की वजह से पानी बहुत प्रेशर तरीके से थ्रैश हुआ और उस शाफ्ट में से उस सॉइल को काटता हुआ, क्रॉस करता हुआ, हटाता हुआ प्लेंटिफ के लैंड में चला गया। और प्लेंटिफ का सिर्फ लैंड नहीं था, प्लेंटिफ की माइंस थी, और माइंस में पानी आने की वजह से इट गॉट डिस्ट्रॉयड। समझ आ रहा है? नाउ दिस प्लेंटिफ sued द डिफेंडेंट कि आपकी वजह से मुझे लॉस कॉज हुआ है, तो आप अब मुझे इसके लिए कॉम्पेंसेशन दोगे। तो डिफेंडेंट ने क्या बोला? आई वॉज नॉट नेग्लिजेंट, मुझे तो पता भी नहीं था। नेग्लिजेंस तो तभी होती है जब आप अपनी ड्यूटी टू टेक केयर को ब्रीच करते हो, और ड्यूटी को ब्रीच करने के लिए ड्यूटी पता भी तो होनी चाहिए, यस और नो। जब आपको यही नहीं पता कि आपकी कोई ड्यूटी है, तो आप उसको ब्रीच कर सकते हो क्या? नो। So what defendant here said, defendant said I was unaware about the shaft,
द कॉन्ट्रैक्टर हैज बिल्ट द रेजर्वॉयर। मुझे तो पता भी नहीं था कि यहां पे एक शाफ्ट है जहां से आपके माइंस में पानी आ सकता है, प्लस इट वॉज बिकॉज आई वॉज नॉट नोन अबाउट दी शाफ्ट। जैसे पानी फिल होता है रेजर्वॉयर में वैसे हुआ, पानी के प्रेशर की वजह से ऑटोमेटिकली पानी वहां पे ट्रैवल हुआ है क्योंकि शाफ्ट थी जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। एंड इट इज विदाउट माई फॉल्ट। इसमें मेरी फॉल्ट कहां है? क्या यहां पे डिपेंडेंट की कोई फॉल्ट है? नो, बिकॉज फॉल्ट तो तभी होगी, रॉन्गफुल एक्ट हमेशा डेलिबरेट नेचर का होगा। उसको तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे शाफ्ट है, कॉन्ट्रैक्टर का काम था, कॉन्ट्रैक्टर ने देखा लेकिन उसने भी देखा कि वो ब्लॉक्ड है, इट इज हार्मलेस, सो ही डिड नॉट टेक इट इनटू कंसिडरेशन, ही डिड नॉट कम्युनिकेट इट टू द डिपेंडेंट। डिपेंडेंट हैज नो फॉल्ट हियर, बट स्टिल in this case the defendant was held liable। फॉल्ट नहीं है, बट क्योंकि यहां पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल इवॉल्व किया गया और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल को डिफाइन करते हुए यहां पे डिपेंडेंट को लाइबल किया गया, एंड हियर द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी वाज प्रोपाउंडेड। और सिर्फ नो फॉल्ट लाइबिलिटी नहीं, यहां पे इस केस में बोला गया कि फॉल्ट तो नहीं है, बट बिकॉज देयर इज अ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी सो द डिपेंडेंट विल बी हेल्ड लाइबल। और यह भी बताया कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है। इस केस में बोला गया कि कोई भी पर्सन, भले ही उसका कोई फॉल्ट नहीं है, बट स्टिल he will be held strictly liable if first he has brought a dangerous thing upon his land, second that dangerous thing escapes out, and third by escaping it has caused loss, actual damage to the plaintiff। इस केस में बोला गया अगर ये तीनों एलिमेंट्स फुलफिल हो जाते हैं देन डजंट मैटर कि डिपेंडेंट के पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस नहीं था, डिपेंडेंट के पार्ट पे कोई फॉल्ट नहीं था, स्टिल द डिपेंडेंट विल बी हेल्ड लायबल विदाउट एनी फॉल्ट। इट विल बी नोन एज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। और इस केस में ये भी बोला गया कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को हम वाइल्ड बीस्ट थ्योरी भी बोलते हैं। The principle of strict liability is also known as wild beast theory। Why wild beast theory? उसको wild beast theory क्यों बोला गया है? Wild beast क्या होता है? What do you mean by wild beast? Wild animal, that means danger की बात हो रही है। Yes or no? Beast word हम यूज करते हैं for the vultures or for the animals, मतलब जो बहुत डेंजरस होते हैं। यस और नो? वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड बीस्ट का मतलब है आप एक ऐसी चीज लेके आए हो विच इज इक्विवेलेंट टू अ वाइल्ड बीस्ट, दैट मींस डेंजरस। और जब डेंजरस है तो आप जब उसको अपने घर पे लेके आ रहे हो तो सिर्फ आपके लिए डेंजरस नहीं है, सोसाइटी के लिए भी तो डेंजरस है ना। अगर आप कोई वाइल्ड बीस्ट अपने घर पे लेके आ रहे हो दैट मींस आपने सोसाइटी में एक डेंजर इंट्रोड्यूस किया है और आपका जो वाइल्ड बीस्ट है वो एस्केप हो गया। और एस्केप होने के बाद उस वाइल्ड बीस्ट ने प्लेंटिफ को डैमेज कॉज किया है, देन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी गलती थी या नहीं, आपकी टॉर्टियस लायबिलिटी फिर भी होगी। जैसे यहां पे व्हाट डू यू थिंक इज द वाइल्ड बीस्ट? द वाटर। यस और नो? जनरली वाटर इज नॉट अ वाइल्ड बीस्ट। व्हाई? हमारे घर पे, सबके घर पे पानी होता है, तो क्या हम सब अपने घर पे वाइल्ड बीस्ट रख के बैठे हैं? ऐसा तो नहीं होता। यस और नो? बट हियर द वाटर इज इन अ लार्ज क्वांटिटी। इट इज नेचुरल टू कीप वाटर अपॉन द लैंड, बट constructing a reservoir and keeping a large quantity of water upon the land is not a natural use of land. It is non-natural use of land. वाइल्ड बीस्ट का मतलब है जब आप कोई भी वाइल्ड बीस्ट अपने घर पे लेके आओगे दैट मीन्स आप अपने लैंड का नॉन नेचुरल यूज कर रहे हो, जनरली कीपिंग वाटर।
इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, जैसे हम अपने घर में पानी तो रखते ही हैं, बट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी इज अ नेचुरल यूज ऑफ लैंड, तब वो वाइल्ड बीस्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई भी सब्सटेंस आपने अपने घर में इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया है दैट इट इज अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, देन दैट सब्सटेंस इज नोन एज अ वाइल्ड बीस्ट। अब जब आप वाइल्ड बीस्ट लेके आए हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आपकी होगी। तब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो उसको केयरफुली रख रहा था, मेरी तो कोई नेग्लिजेंस नहीं है। यहां सबसे बड़ी गलती है दैट यू हैव ब्रॉट अ वाइल्ड बीस्ट to your land and you have introduced that danger to the society, then you have to be accountable. तब आप ये डिफेंस नहीं ले सकते that there was no fault on my part, इसीलिए इसको हम no fault based liability बोलते हैं। और इसको strict liability क्यों बोला जाता है? no fault की वजह से, कि fault नहीं है फिर भी लॉ इतना strict है इसके लिए कि आपका fault हो नहीं हो आपकी liability तभी भी होगी। इसी रीजन से इट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। लेकिन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी तभी अप्लाई होगा व्हेन ऑल दी थ्री एलिमेंट्स आर फुलफिल्ड। फर्स्ट क्या बताया मैंने अभी अभी? डेंजरस थिंग और नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। सेकेंड, इट एस्केप्स आउट। एंड थर्ड, इट कॉजेज हार्म और एक्चुअल डैमेज टू दी प्लेंटिव। मैंने वर्ड क्या यूज किया है? एक्चुअल डैमेज। दैट मीन्स एक्चुअल लॉस की यहां पे बात हो रही है कि कोई मॉनेटरी, बॉडली, प्रॉपर्टी रिलेटेड लॉस होना चाहिए। मैं यहां पे इंजूरिया की बात कर रही हूं या डैमनम की? डैमनम की। समझ आ रहा है? इंजूरिया तो हो सकता है बट यहां पे क्योंकि आप उसको स्ट्रिक्टली लाइबल कर रहे हो ना, तो आपको सिर्फ इंजूरिया नहीं, वहां पे आपको डैमनम भी प्रूव करना है। द एक्चुअल लॉस शुड बी कॉज टू द प्लेंटिव, सम टाइप ऑफ एक्चुअल हार्म शुड बी कॉज टू द प्लेंटिव, ओनली देन इट विल बी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। समझ आ रहा है? क्लियर है? इसमें इसको वाइल्ड बीस्ट थ्योरी भी बोला गया है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में स्ट्रिक्ट तो है बट फिर भी इसमें कुछ डिफेंसेस होते हैं।